बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थिएटर में महारथी है आप, बहुत सारे स्टूडेंट आपने निकाले हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। थिएटर एक अलग चीज है और फिल्म अलग चीज है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, मीडियम अलग है जी, एक्टिंग तो सेम होगी। ऐसा प्ले आपका जो कुछ यादगार पल हो जिसके? जब सबसे पहले हमने नाटक अंदाजे आजाद किया। मेथड का मतलब होता है सिद्धांत। जिस तरह के आप सिद्धांत बनाते हो एक मेथड बन जाता है। अपना स्ट्रगल, अपना रोना किसी और को मत बताइए, आपने चुना है और कंप्लीट ट्रेनिंग करके आइए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहसिन अली राजपूत आपके साथ हाजिर हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन हस्ती जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं और टीचर हैं, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है और नाट्य किरण मंच के फाउंडर हैं। तो मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ मिस्टर देव फौजदार जी से। हाय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप आए, हमें नवाजा अपने इज्जत से। सर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को बताइए। बेसिकली अगर इंट्रो की हम बात करें तो जिस तरह हर आदमी का अपना एक कार्य होता है, बिजनेस होता है। जैसे साइंटिस्ट साइंस से इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने आए हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से कुछ क्रिएट करते हैं। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से कुछ क्रिएट करते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अपनी आर्ट से इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने आया हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस। सर, जैसे हम जानते हैं कि आप एक थिएटर में महारथी हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट आपने निकाले हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं बेशक आज के दौर में, और आप मुंबई में थिएटर क्लासेस चलाते हैं। तो सर, जैसे कि थिएटर और फिल्म के बारे में कहा जाता है कि थिएटर एक अलग चीज़ है और फिल्म अलग चीज़ है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, मीडियम अलग है जी, एक्टिंग तो सेम होगी, इमोशन तो वही होगा सेम, करेक्टराइजेशन तो सेम होगा, कहानी तो वैसी समझनी होगी। मीडियम में अंतर क्या है कि जब आप सिनेमा करते हैं तो आपकी ऑडियंस बहुत पास होती है। जैसे सिनेमा अगर मैं करता हूँ तो माइक यहाँ लगा हुआ है, कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है। लेकिन अगर हम थिएटर करते हैं तो ऑडियंस दूर होती है जी। तो जब ऑडियंस दूर है आपसे तो आपको थोड़ा सा लार्जन देन लार्जन करना पड़ता है, थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, जैसे आपको बिल्कुल हाई देना पड़ेगा, आपको इमोशन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज़ को थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी दौर तक आपको अपनी आवाज़ को पहुंचाना होता है, और आपको अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना होगा क्योंकि बड़ा कैनवास है, वो मास्टर शॉट लगा हुआ है एक तरह से। मतलब फेस एक्सप्रेशन इतने वहाँ दिखते नहीं है जितना कैमरा में दिखते हैं। राइट। थिएटर में आपको बॉडी के थ्रू या आवाज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। तो बेसिकली एक्टिंग तो वही रहेगी, इमोशन वही होंगे, फीलिंग वही होगी, कैरेक्टराइजेशन वही होगा, कैरेक्टर की डिटेलिंग भी वैसे ही होगी। बस अंतर है मीडियम का। कैमरे का अपना एक फ्रेम है, माइक यहाँ लगा हुआ तो ऑडियंस यहाँ है जी, और कैमरा यहाँ लगा हुआ तो ऑडियंस यहाँ है। लेकिन वहाँ ऑडियंस और माइक वो दोनों दूर हैं, पूरी तरह से दोनों दूर हैं। तो फिर हमको थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से बोलना होगा, इमोशन थोड़े लाउड लाने होंगे और अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा शो करना पड़ेगा कैमरे की अलग से, कैमरे से अलग से। हाँ जी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे बहुत मिथक है ये पूरे इंडिया में मिथक है, बाहर नहीं। बाहर जितना मैं इंटरनेशनली वर्कशॉप कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि बाहर विदाउट थिएटर आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते फिल्म में। जी, जैसे यहाँ मुंबई में मैंने बहुत सारे देखे कि इंस्टीट्यूट खोले हुए लोग, और वो कहते हैं कि हम कैमरा एक्टिंग आपको सिखाएंगे, हम थिएटर नहीं करें। या अगर हम दिल्ली के थिएटर की बात करें, मुंबई के थिएटर की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि दिल्ली का थिएटर एक अलग तरीके का, मुंबई में थोड़ा सा लोग शॉर्ट कराते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतना नहीं होता, ऑडिटोरियम बहुत छोटे होते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि कैमरा एक्टिंग करने के लिए कैमरा ही एक्टिंग आपको सीखनी है, तो ये जरूरी है कि कैमरा ही एक्टिंग सीखिए या थिएटर से भी ये चीज़ें मिल जाती है? हाँ, मैं कुछ वही उसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि बेसिकली अगर हम इंडिया से बाहर की बात करें, वेस्ट की बात करें, हम लोग हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं हॉलीवुड को कि भाई हॉलीवुड की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जब हम थोड़ा सा उसके प्रोसेस पर डालते हैं कि जो एक्टर का प्रोसेस होता है हॉलीवुड का, तो हम पाते हैं कि बचपन से उनके सिलेबस में ड्रामा है जी, स्कूल में, स्कूलिंग से। हाँ, बचपन से, पहली क्लास से ही, और वो कॉलेज लाइफ तक ड्रामा करते हैं। देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें फिल्म करनी है या डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है जी। और इंडिया में ग्रेजुएशन के करीब हम लोग को पता चलता है कि उसमें ड्रामा भी होता है, और उसमें हमको पता चलता है कि भाई कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है जी। तो ये जानना होगा कि वहाँ जो बेस्ट में जो लोग पढ़ते हैं ड्रामा, अगर पहली क्लास में आप हैं और आपको कोई कहानी लिखने के लिए बोला गया तो आप क्या लिखेंगे?
फैमिली के बारे में लिखेंगे, माता पिता के बारे में लिखेंगे। फिर बच्चा और बड़ा होता है तो फिर अपने शहर के बारे में लिखता है, अपने जितने भी रिलेटिव है उनके बारे में लिखता है, फिर अपनी कंट्री के बारे में लिखता है। और जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और डिसाइड करता है कि उसे ड्रामा करना है, तो वो सारा कुछ तो लिख चुका है, सारा कुछ की डिटेलिंग उसके पास है, तो अब वो क्या लिखे? तो वो फिर इमेजिनेशन में लिखता है। तो आपने देखा होगा कि हॉलीवुड का सिनेमा सारा इमेजिनरी है, आकाश में उड़कर आएंगे, रोबोट बन के आएंगे, वैसा अलग ही प्लैनेट दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत अब हमसे सिलेबस के हिसाब से आगे चल रहे हैं। हमारे स्टडी में, हमारे एजुकेशन में है ही नहीं ड्रामा। और उसके बाद आप जब कंप्लीट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद आपको किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ेगा या कहीं से पास आउट करना पड़ेगा, फिर आपको फिल्म में चांस मिलेगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि स्कूलिंग से कोई ड्रामा है नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद हमको पता चलता है कि कुछ ड्रामा भी होता है, उसमें फिर एक और मिथक कि सिनेमा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों अलग अलग है, तो बंदा फंस जाता है। अब सिनेमा एक्टिंग क्या अलग है, जैसे कि मैं पहले आपको बता ही चुका था, टेक्निक अलग है, फीलिंग, इमोशन, स्टोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, रिएक्ट तो सब सेम ही होगा ना। हाँ, वो तो थिएटर में सेम ही हो रहा है, बट वहाँ क्या है कि आप यहाँ कैमरा एक्टिंग में कैमरा आपके चेहरे पर लगा हुआ है और थिएटर में बहुत दूर ऑडियंस बैठी है, तो वहाँ एक्सप्रेशन नहीं दिख पाते। यहाँ एक आपका बाल भी हिलेगा, ये वो होगा तो वो दिख जाता है। तो इस मिथक को एक बहुत अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है कि आज जो इंडस्ट्री में टॉप पर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर मिला हुआ है, वो सब लोग थिएटर से आए हैं। उन्होंने कभी कोई सिनेमा का कोर्स नहीं किया, बस टेक्निकल चीज़ों को समझा और एक्सप्लोर किया। जैसे आदरणीय इरफान खान सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपके पंकज त्रिपाठी, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई कैमरा का कोर्स नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी कैमरा में छाए हुए। और एक और इसमें मुख्य बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जो लोग कैमरा एक्टिंग के नाम पे क्लास करते हैं कि हम लोग कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं और थिएटर एक्टिंग अलग है, उनसे कभी एक सवाल आप पूछिएगा कि यहाँ पढ़ाता कौन है। हाँ, सब थिएटर फैकल्टी, वहाँ थिएटर फैकल्टी जिन्होंने कभी कैमरा नहीं पढ़ा, वो वहाँ कैमरा एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप पे एक फ्रॉड है। कैमरा एक्टिंग के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जा सकते हैं, थिएटर एक्टिंग के नाम पर ज्यादा पैसे लोग देते नहीं है, बस इतना अंतर है। एक तरीके से ठगाई वाला धंधा बोल सकते हैं। मतलब टेक्निकल को तो समझना, टेक्निकली तो समझना होगा। कोई भी स्मार्ट व्यक्ति है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान जैसा, तो आराम से समझ जाएगा। बिल्कुल। तो सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, बॉलीवुड की हम लोग बात कर रहे थे, तो बॉलीवुड से हॉलीवुड इतना आगे क्यों है? हम लोग क्यों उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे कि लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, तारीफें करते हैं? तो इसमें क्या, ये एजुकेशन का सारा वो है, सारा सिस्टम। प्रसन्ना सर बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। हमारे एजुकेशन में ड्रामा नहीं है, बस कुछ स्कूल्स को जिम्मेदारी दे दी है कि वो ड्रामा पढ़ाएं, कराएं। एक दो स्कूल, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, भारतीय नाटक अकेडमी, MPSD, या फिर आपका FTI। तो FTI चलो एक कैमरे का सिस्टम है, पूरा अलग है, बाकी जगह ड्रामा है ही नहीं। और ड्रामा का मतलब सिर्फ सिनेमा नहीं है, ड्रामा का मतलब है आप अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपनी सभ्यता से जुड़ते हैं, और आपकी जो लोग संस्कृति में जो कहानियां बिखरी पड़ी हैं, बचपन से हम नानी से सुनते थे, दादी से सुनते थे, मामी से सुनते थे, मम्मी से सुनते थे, वो कहानियां ही तो लास्ट में फिल्म बनेंगी ना। हाँ, वो तो एक दूसरे की कहानी ही होती है, कहानियां आपस में इधर उधर से निकल के आती है, जिन पे फिल्में बनती हैं। बिल्कुल। तो हम इंडियंस लोग जो हैं, अभी का जो प्रॉब्लम है, भारत कभी बहुत आगे था। आज जो वेब सीरीज आप देख रहे हैं, हॉलीवुड से चलन जो शुरू हुआ, वो भारत का स्टाइल है। आप जो नाटक देखेंगे, महाकवि भास के नाटक, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे लिखे हुए हैं। एक नाटक के बाद दूसरा पार्ट, दूसरे नाटक के बाद तीसरा पार्ट। अब रामायण को देखो ना, जितने भी कांड हैं, एक कांड में ये है, दूसरे कांड में ये, तीसरे कांड में ये, सब वेब सीरीज की स्क्रिप्ट है। जी। हाँ, लेकिन उन लोगों ने जल्दी पकड़ लिया, हम लोग अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहे, बस यही प्रॉब्लम है। तो सर, जैसे एक सिनेमा हमारा 90s का सिनेमा हुआ करता था और एक आज का सिनेमा है, हम लोग OTT पे आ गए, नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो मतलब 90s के सिनेमा को और आज के सिनेमा को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि अभी गालियाँ, अभी लोग बोलते हैं कि रोमांस दिखा दो, सेक्स दिखा दो, गालियाँ दिखा दो तो चीज़ें हिट हो जाती है। एक 90s का था, अलग ही तरह की लव लाइफ होती थी, रोमांस होता था, तो उसमें क्या फ़र्क समझेंगे? पहले ज़्यादा अच्छा था या अभी थोड़ा इम्प्रूव किया? तुलना तो नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों समय के अलग अलग चीज़ें हैं और समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और हमको स्वीकार लेना चाहिए समय के साथ साथ जो बदलाव आ रहा है। क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में दुनिया सिमट गई है, तो हमने स्वीकार लिया बहुत अच्छे से। आज बिना मोबाइल के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले जो सिनेमा था और जो अब सिनेमा है,
तो पहला सिनेमा प्रतीकात्मक था, बिंब पर आधारित था। जैसे आप देखेंगे अगर रोमांस होता था तो फूल खिलते थे, तो कैमरा फूल तो दिखाता था, फैमिली बैठ के एक साथ, तो इमेजिनेशन पे था सारा कुछ कि जो वो कपल कर रहे हैं प्यार में, वो हम दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं, प्रतीकात्मक। तो सुंदर था, ब्यूटीफुल एकदम। अभी क्या है कि जैसा है वैसा ही दिखा दो। अगर प्यार दिखाना है, किस दिखाना है तो किस करा दो भाई, सेक्स दिखाना है तो सेक्स दिखा दो भाई। तो बचा क्या सोचने के लिए, दर्शक जो है दिखाने की कोशिश करते, तो दर्शक के पास अपना दिमाग यूज करने का तरीका ही नहीं, जैसा उसको खाना वैसा परोसा जा रहा है। पहले क्या था कि जैसा उसे खाना है वैसा उसको अपने दिमाग में शुरू करना पड़ेगा, इमेजिनेशन में, तब उसको फील होगा अच्छा फूल खिल रहा है, ऐसा हो रहा है, अच्छा भंवरे ऐसे मिल रहे हैं आपस में, वो तितलियां आपस में मंडरा रही है, यानी लव हो रहा है। तो उसके अंदर एक इंपल्स क्रिएट होता था और ये फुअरता नहीं लगता था, ये अश्लीलता नहीं होती। अभी आप देखो ना, अभी का जो जिन यूथ में मैं भी आता हूँ, अभी क्राइम अगर आप देखेंगे क्राइम वाली फिल्म, तो यूथ के अंदर जो जोश जुनून आएगा, वो कट्टा उठाए गए, वो बंदूक उठाए गए। इरफान खान सर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि उन्होंने शायद मकबूल फिल्म की, उसमें फिल्म में उसके बाद उनका बेटा गन उठाने लगा था घर पे, क्योंकि देख के सीख रहा है, उसको लग रहा है ये सही है। देन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं तो ये नहीं कर सकता इस तरह की फिल्म। तो हम समाज को क्या दे रहे हैं, सिनेमा से बहुत ज्यादा मुख्य, क्योंकि सिनेमा तो समाज से जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल सर, मतलब मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि जो फिल्मों का इम्पैक्ट आम ऑडियंस पे पड़ता है, तो वो सच्चाई है कि अगर आप क्राइम वाला देख रहे हैं तो आप क्रिमिनल वाला उनका माइंडसेट बनेगा, रोमांस देख रहे हैं तो रोमांटिक वाला वो रहेगा, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये सच्चाई है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ये तो स्टोरी होती है फिल्म में, तो सबको पता है कि एक कहानी है, और जो एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर वो सच्चाई नहीं है, बस वो दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी कहानी किस्सा पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विजुअल आपके दिमाग में बनता है, और जो विजुअल आपके दिमाग में बन रहा है तो मन की स्थिति है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन जो भी सुनता है, आपकी जो 5 सेंसेस जो आपके जो सुनते हैं, देखते हैं जी, तो वो आपके मन से आपकी बुद्धि में जाता है, और बुद्धि उसको चित्त में फिट कर देती है, चित्त लाइक के मेमोरी कार्ड। तो जो आपकी आंखों ने देखा है, जो आपके कानों ने सुना है, जो आपकी बॉडी ने टच किया है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो गया है, और बाद में रिएक्ट होगा, कभी ना कभी तो रिएक्ट होगा। जो कहते हैं कि जो बीज आपने बोया है वो तो पौधा बनेगा ही, आज नहीं तो कल। तो जो देख रहे हैं आप, वो तो आपके अंदर से निकलेगा। तो बच्चे क्राइम की तरफ क्यों जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं फिल्मों का बहुत बड़ा असर है। वो तरीके ढूंढते हैं, आंखें फिल्म देखकर लोगों ने डकैती करने का तरीका सीखा कि आंख बंद करके कैसे डकैती कर सकते हैं, ये तो पूरा न्यूज भी बना था एक बहुत बड़ा जी। हाँ, तो सर इसका मतलब ये है कि फिल्म मेकर की जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छा सिनेमा बनाए वो, क्योंकि जब पब्लिक सीख रही है, ऑडियंस सीखती है या कुछ उसमें से अडॉप्ट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बनती है हमारी कि एक अच्छा सिनेमा बनाया जाए जो अच्छा समाज में एक मैसेज फैलाए। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं। क्योंकि 2 लाइफ होती है, एक तरीका होता है, एक नेचर लाइफ होती है और एक होता है सिविल लाइफ। तो हम नेचुरल लाइफ तो है नहीं, नेचर तो हम है नहीं, पेड़ पौधे तो है नहीं, कुत्ते या फिर भेड़ बकरी तो है नहीं कि जब जहाँ जिसके साथ चाहे संबंध बना दें, जिसको चाहे मार दें, पीटते, वैसे तो हम है नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सिविल लाइफ में रहते हैं। तो सिविल लाइफ के अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं, और वो नियम कायदे कानून कहते हैं कि हमको, अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से दे रहा है, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से क्रिएट कर रहा है, तो हम आर्टिस्ट लोग, सिनेमा वाले लोग अपनी सिनेमा से, अपनी फिल्म की कहानी से, अपने अभिनय से समाज को क्या दे रहे हैं, क्योंकि समाज उनका अनुसरण करेगा ही करेगा जी। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप एक्टिंग फील्ड में या थिएटर की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, तो जहाँ से मैं आता हूँ गांव से, पूरा ठेठ गांव, हरियाणा से, मतलब मैं मथुरा के पास एक गांव पड़ता है, नोएडा और मथुरा के बीच में पड़ता है, बाजना गांव। अच्छा। तो जाट, ब्राह्मण, वैश्य ये ज़्यादा हैं, तो जाटों का है वहाँ, पूरा एरिया जाटों का ही है। और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली रही है। बाद में हम फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन हो गए थे, लेकिन दादाजी ने तो विधायकी का चुनाव भी लड़ा था। स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, तो किसी से डर वर नहीं था गाँव में, बिंदास थे पूरी तरह से। तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 2 ही चीज़ बच्चों को सिखाई जाती थी। जैसे मैं स्कूल जाता था तो मेरे बीच वाले भाई बोलते थे, स्कूल जाओ तो पीट कर आना, पिट कर मत आना। अच्छा, पीट कर आना, पिट कर मत आना। हाँ, पिट कर आ गए तो घर पिटोगे। तो मुझे लगता था जब
घर पिटूंगा इससे अच्छा है कि बाहरी किसी को पीट दो। इस चक्कर में मैंने एक बार एक टीचर को ही पीट दिया। अच्छा। बाद में घर पे मार पड़ी कि टीचर को नहीं पीटना था। हाँ, तो वो धीरे धीरे समझ में आया कि वहाँ जो घट रहा था, जो मैं महसूस कर रहा था, वो बिल्कुल अलग था जी। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा था ये जो अलग है, हालांकि बहुत अच्छा भी था। वो सारे नियम कायदे कानून जिस समाज से मैं आता हूँ उसके अपने नियम कायदे कानून बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे कानून थे जिनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। एक नियम था, हमारे यहाँ औरतें घूंघट करती हैं, पर्दा प्रथा। पर्दा, बिल्कुल पर्दा कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट में। और जाटों में इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी, मेरी माँ, जब मैं छोटा था और जब मेरे ताऊजी के सामने या मेरे दादाजी के सामने पर्दा करती थी, ठीक से देख नहीं पाती थी। कई बार तो घूंघट में चलते चलते वो खाना बना रही हैं और सामने बैठे हैं तो हाथ भी जल जाता था। तो मुझे रियलाइज होता था यार ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कैसे गलत है, क्योंकि मैं भी तो उसी समाज का हिस्सा था। हाँ, उसी में रहे से, उसी में रहे, चीजें देख देख के बड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मैं गुंडई में चला गया था, बदमाशी की तरफ मुड़ गया था। कुछ ऐसा कुछ घटनाएं हुई अपने, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कुछ अलग घटनाएं रही हैं जी। हमारे यहाँ के बताइए सर। नहीं, खुल के थोड़ा सा कैमरे पर नहीं बता सकते। तो कुछ वहाँ के कुछ लोग थे, उनके साथ मैं जुड़ गया था। बाद में वो लोग का एनकाउंटर भी हो गया था, बाद में वो सब खत्म हो गया और हम सब भी अलग हो गए। तो ऐसा कुछ रहा, वो लंबी कहानी है। चलो कोई बात नहीं। वो उसी अपनी फिल्म में मैंने ओकेरा एक फिल्म मैंने लिखी है, तो उसमें है वो पूरा कहानी। हाँ, तो फिर एक हमारे गांव के भाई थे नरेश चौधरी, वो ड्रामा करते थे हिंदू कॉलेज में, दिल्ली पास चला गया। हाँ, डी में। तो उनके साथ ही ड्रामा से जुड़ गया। पहली शुरुआत मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप से की जी। 2003 में अरविंद गौर जी। तो इत्तेफाक से कंगना भी उसी वर्कशॉप में थी। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत पुरानी बात है। तो मुझे बोलना भी नहीं आता था और खड़ा होना भी नहीं आता, तो सारे लोग टोकते थे यार तेरे को तो बोलना नहीं आता। गांव से निकल के ठेठ था। कोई कुछ भी ऊंची आवाज में बोल देता था तो लगता था अच्छा ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता है भाई। और दिल्ली में भी होल्ड था, तो जाटों का तो सारे रिश्तेदार वही थे, दिल्ली में भी होल्ड था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यार देव कुछ तो गड़बड़ी है, तू मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है और यही तू गड़बड़ कर रहा है। मैं भागता रहा थिएटर में, कभी इस ग्रुप में कभी इस ग्रुप में, लेकिन मेरा ईगो प्रॉब्लम, मेरा एटीट्यूड, मेरा तरीका कहीं ना कहीं मुझे पीछे कर रहा था जी। तो एक टीचर थे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, एनएसडी के प्रोफेसर भी। हाँ, जी, मेरे उनसे वर्कशॉप में मेरे टीचिंग गुरु थे। तो अभी मेरे बहुत करीबी हैं। सो मैं उनके ग्रुप में गया और उन्होंने मुझे बोला कि 3 साल बैक स्टेज करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा। मैंने कहा 3 साल बैक स्टेज में क्या करना पड़ेगा? बोले चाय बनानी पड़ेगी सीनियर के लिए, फ्लोर को आगे साफ करना पड़ेगा, प्रोप्स रखने पड़ेंगे, उसके बाद चाय जब बन जाएगी सब पी लेंगे तो कप साफ करने पड़ेंगे। मैंने कहा यार मैं जाट, मैं ये सब करूँगा, मैं वापस चला गया। इत्तेफाक से मैंने फिर उसी समय श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। उसमें मैंने द्रौपदी का प्रसंग देखा, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है, वो हाथ जोड़ती है, हे कृष्ण मुझे बचा लो। कृष्ण नहीं बचाते जी। कृष्ण तब बचाते हैं जब वो ऐसे हाथ करती है, तेरे हाथ में, बचा ले या डुबा ले। तो मुझे आत्मसमर्पण करते। यस, तो मुझे समझ आया कि यार गुरु को समर्पित तो होना पड़ेगा ना। अगर आप समर्पण तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम पहले ही डाउटफुल में कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो काम नहीं चलेगा। देन मैं उनके पास दोबारा गया, मैंने कहा कि सर मैं करना चाहता हूँ। बोले तो करो। तो इत्तेफाक से सारे जो हमारे सीनियर थे वो टॉप लोग थे, विदु खरे, हरविंदर कौर, अंजू जेटली, टीकम जोशी, संजय गौतम, सुमन वैद, सारे टॉप लोग थे। आज एक ग्रेड के सारे लोग हैं, बड़े लोग। हाँ, तो मैं उनके साथ बैक स्टेज करता था। अब क्या करता था, मैं झाड़ू मरे मन से लगाता था, क्योंकि मन तो मेरा नहीं था। हाँ, ये सब करने के लिए थोड़ी ना। हाँ, मुझे लगता था हीरो बनने क्या होता है, ये सब क्या कर रहा है। झाड़ू लगा रहा हूँ, मरे मन से, मन नहीं आ रहा। चाय उनको बनाता था, चाय बनाई, सब शक्कर चीनी दूध सब एक साथ डाल दिया और दे दी उन्हें जी। कप आया उनके, साफ किया, ऐसे पानी साफ किया, दे दिया, ऊपर से ऐसे कर दिया। फिर समझ आया, फिर से मैं वो उस समय श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा था मैं। जैसे मैंने तीनों चारों धार्मिक किताबें लगातार पढ़ी है, कुरान शरीफ 2 बार कंप्लीट की है, बाइबल को 2 से 3 बार पढ़ा है और भगवद गीता भी 4 से 5 बार पढ़ी है। तो सारे धर्मों को समझना था मुझे, जरूरी था, क्योंकि जब अगर आर्टिस्ट बनना है तुमको। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में ही मुझे कुछ समझ आया, जब वो कर्म की बात करते हैं, जब अर्जुन को वो बताते कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं जी। तो उन्होंने 3 कर्म की बात की कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
पहला कर्म जो मनुष्य स्वयं के लिए खाने पीने के लिए करता है, जिसकी अपनी इंटेंशन होती है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, इसके लिए कर्म कर रहा है जी। तो ये तो जानवर भी करते हैं, जानवरों का काम यही है। चींटियां भी यही काम करती हैं, रोज दाना लेने निकलती हैं, आके अपने बिल में घुस जाती है। पंछी भी वही काम करते हैं, हर आदमी तो वही काम कर रहा है। तो बोला यार ये कर्म तो ठीक नहीं है। अर्जुन ने बोला, जब उसको बोला था सत्ता तुम्हें मिल जाएगी, तो बोला अगर सत्ता मुझे सारे लोगों को मारकर मिलती है तो सत्ता का क्या करूंगा मैं? तो सत्ता का कोई मतलब नहीं। तो बोला तो दूसरा कर्म ये है कि तुम लड़ाई करो सिर्फ। सत्ता तुम्हें अगर मिल जाती है तो तुम भोग लेना, तुम सत्ता के लिए मत लड़ो। मतलब इंटेंशन तुम कुछ पाने के लिए कर्म मत करो, तुम सिर्फ कर्म के लिए कर्म करो। सत्ता मिल जाएगी तो भोग लेना। फिर अर्जुन मना करता है कि नहीं ऐसी सत्ता का मैं क्या करूंगा। फिर बोलते तो तीसरा कर्म यह है कि तुम सिर्फ कर्म के लिए कर्म करो, और सत्ता अगर तुम्हें मिल जाए तो उस सत्ता को छोड़कर दूसरे कर्म पर लगे। दूसरे कर्म पर, यानी कि जहां कुछ पाने की लालसा ही ना हो। तो जब मुझे ये समझ आया तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर कृष्ण बोलते हैं लेकिन ईमानदार होना पड़ेगा तुम्हें अपने प्रति। तो ईमानदारी का मतलब क्या है समझ नहीं आता था। टीचर भी बोलते थे जब भी थिएटर में जाओ किसी भी टीचर से मिलो, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है जी। तो मैं सोचता था ईमानदारी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? हाँ, मतलब कहने के दिमाग में शुरू में आता कि ईमानदार मतलब जो हमें घर परिवार से बताया गया है कि भाई चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत करो। लेकिन ईमानदारी का ये मतलब ये नहीं था, थिएटर वाला मतलब कुछ अलग ही था। तो एक दिन जब मैं कप साफ कर रहा था, कप साफ करते करते एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि यार देव, ये काम तो तुमने चुना है। झाड़ू लगाना तुमने चुना है, चाय बनाना तुमने, बैक स्टेज करना तुमने चुना है, तो क्यों ना इसको अच्छे से करो। किसी ने जबरदस्ती थोड़ी बोला था, सर ने बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की थी। और जैसे ये दिमाग में आया, मैंने अच्छे से साफ किया कप को, अच्छे से झाड़ू लगाई, अच्छे से चाय बनाई, तो चमत्कारी हो गया। क्योंकि मैं अपनी लगन हो गई ना उसमें। यानी कि जो काम आपको पसंद नहीं है, अगर वो आपने चुना है तो पूरी ईमानदारी से उसे करो। और जो काम आपको पसंद नहीं है वो अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो जो काम आप करना चाहते हैं वो कितनी ईमानदारी से करेंगे। उसमें तो फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। बस ये फॉर्मूला जैसे हाथ में पड़ा, ईमानदारी का मतलब समझ में आ गया। फिर क्या था, फिर तो चमत्कार ही हो गया। सारी स्क्रिप्ट मैं याद करने लगा, सबके डायलॉग याद करने लगा, सबके कैरेक्टर समझने लगा। सर थोड़ा सा समझाते थे, मैं ज्यादा समझता था, फिर चमत्कार हो गया। पहले नाटक में काम में ही गया। सर ने जो बोला था 3 साल बैक स्टेज करनी पड़ेगी, दूसरे महीने में ही पठानकोट में जाके मैंने शो किया। तो उनको लग गया ना कि मेहनत कर रहा है इंसान, लगन के साथ काम कर रहा है, दिख जाता है। हाँ, थिएटर डायरेक्टर का होता है सर ऐसा। मैंने भी दिल्ली में थिएटर किया, तो पहले बैक स्टेज कराते वो देखते हैं कि पोटेंशियल कितना है इसके अंदर, ये कर पाएगा, टिक पाएगा। तो सर थिएटर में कोई ऐसा प्ले आपका जो कुछ यादगार पल हो जिसके कहीं? बहुत यादगार पल हैं बेसिकली तो, लेकिन एक पल जब सबसे पहले हमने नाटक अंदाजे आज़ाद किया जी, कोविड टाइम में मैंने ही लिखा था, बहुत रिसर्च की थी उसके साथ, और सारे एक्टरों को मैं वहाँ लेकर गया था जहाँ जहाँ क्रांतिकारी जन्मे थे, जहाँ आज़ाद जी जन्मे थे, जहाँ आज़ाद जी शहीद हुए थे। ये एक्टिविटी उन्होंने की थी। उस कुर्सी पर उन लोगों को मैंने बिठाया था जहाँ भगत सिंह बैठे थे, जिस कुर्सी पर जिन चीज़ों को आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान इन लोगों ने छुआ था, उन चीज़ों पर उन सारे कलाकारों को मैंने बिठाया और वही रिहर्सल की थी जी। और जनरल डिब्बे में मैं सफ़र करा रहा था पूरी इंडिया का, जिस तरह क्रांतिकारी करते थे जी। तो नाटक तो लिख दिया गया था, नाटक कंप्लीट हो गया, अब मंचन के लिए तैयार है, उसकी रिहर्सल भी हो चुकी है। तो कोविड चल रहा था, 2022 की बात है, लास्ट सेकंड चल रहा था, तो 144 लगी हुई थी धारा, ज्यादा लोग एक जगह बैठ नहीं सकते थे, नाटक में एक सीट छोड़कर एक बैठना अलग अलग स्पेस था। तो मुक्ति ऑडिटोरियम में, मॉडल टाउन में हम लोगों ने, यहाँ मुंबई में हमने बुक किया। वो हमारे जानने वाले बहुत सपोर्ट करते रहे, ठाकरे फैमिली मुझे, तो वहाँ हमने बुक किया और मैंने कहा कि नाटक है, करना है, तो ठीक है। अब पहला शो था मेरा लिखा हुआ नाटक का, अंदाज़े आज़ाद जी। अब समझ नहीं आ रहा था किसी, ठीक है नाटक लिखना अलग बात है, नाटक के बाद दर्शक क्या प्रतिक्रिया करते हैं ये दूसरी बात है। दर्शक डिसाइड करेगा ना नाटक कैसा लिखा गया है, फीडबैक क्या, तो दर्शक के ऊपर है वो। तो नाटक था 7 बजे का, और मुझे सुबह से लोगों के कॉल आने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रमोशन किया था, काफ़ी सेलिब्रिटी ने उस प्ले के बारे में डाला था, क्योंकि आज़ाद जी के जीवन पे लिखा हिंदुस्तान का पहला नाटक था। सब तो भगत सिंह के ऊपर तो लिखा गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कभी कुछ भी नहीं लिखा गया था। सुबह से मुझे कॉल आने शुरू हो गए और मैं फ़ोन उठाता, सबको बोलता हाउसफुल है,
तब कोई हाउसफुल नहीं था, मुझे कुछ नहीं था ऐसा, टिकट भी नहीं रखा था। अच्छा। तो मेरी पार्टनर मुझे बार बार बोलने लगी, बेला थी, बोली यार क्यों बार बार सबको बोल रहे हो कि हाउसफुल है और ऑडियंस ही नहीं आएगी। मैंने कहा यार बेला पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है कि हाउसफुल है। बोली यार 350 की कैपेसिटी है वहाँ सिटिंग जो वहाँ है, और तुम हाउसफुल बोल रहे हो और कोविड का टाइम चल रहा है, कैसे लोग आएंगे। मतलब जो भी है मैंने तो बोल दिया। अब जितने लोगों के कॉल आ रहे हैं मेरे मुंह से यही निकल रहा है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग तो पहले ही चले गए थे, 5:30 बजे के करीब पूरा भर गया ऑडिटोरियम। हाँ, और एक सीट छोड़ के जो बैठाना था वो भी नहीं बैठाया, सब बैठा दिए सीट पे। मुझे बहुत सपोर्ट किया ठाकरे फैमिली ने हमेशा। तो अब स्मिता ठाकरे फैमिली, अच्छा स्मिता ठाकरे फैमिली और मनसे के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है मुंबई में, और कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं। खैर, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सारे लोग महासचिव है उनके, वागिश सारस्वत हमेशा आते रहते हैं, साथ निभाते हैं। सो वहाँ क्या हुआ फिर कि शो था 7 बजे और 5:30 बजे हाउसफुल है और पैर रखने की जगह नहीं, पूरा भर गया। और तो मतलब कैसे हुआ? आपने प्रमोशन किया था उसका? पता नहीं कैसे हुआ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। प्रमोशन जो सोशल मीडिया पे किया था सिर्फ वही, अच्छा। बाकी कोई प्रमोशन नहीं था, कोई पीआरओ टीम हमने नहीं हायर की थी। सिर्फ उस टाइम तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, लोग एक दूसरे से बच रहे थे कि कहीं किसी आपस में बीमारी न लग जाए। ये ऊर्जा थी, एक तो ऊर्जा वो ईमानदारी की, जिस ईमानदारी के साथ नाटक लिखा गया था और जिस ईमानदारी के साथ इन कलाकारों ने जर्नी की थी, कहीं ना कहीं तो ऊर्जा काम करती है ना। क्योंकि आप जो भी यूनिवर्स में करते हैं, यूनिवर्स देख रहा है। आप उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, लेकिन एक ऊर्जा तो है ना। अब अलग अलग नाम दे लो वो अलग बात है, वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी, हम दोनों ही सेम है। इसी यूनिवर्स से हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम जो थ्रो कर रहे हैं वो यूनिवर्स में सांस के माध्यम से लोगों तक तो पहुंच रहा है ना। और अगर हमने ईमानदारी से सांस ली है और इस यूनिवर्स में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं ईमानदारी से, तो लोगों तक पहुंचेगा ही। बिल्कुल। हाँ, तो वो नाटक जब किया तो 7 बजे का नाटक 6 बजे शुरू करना पड़ा। अच्छा, 1 घंटे पहले पहली बार ऐसा नाटक हुआ, और पूरे नाटक के दरमियान कहीं भी ताली नहीं बजी, शांत होकर नाटक चलता रहा। मेरा दिल धक धक करता रहा, डर बढ़ जाता क्या है, पब्लिक बोर हो रही है, क्या हो रहा है। और नाटक जब खत्म हुआ तो मेरे जीवन का ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने नहीं देखा कि लोग कोने 45 मिनट खड़े होकर तालियां बजाएं, जा ही नहीं रहे थे ऑडिटोरियम से। और जब मैं लाइट रूम से ऑडिटोरियम तक पहुंचा तो कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ टच कर रहा है, कोई हक कर रहा है, कोई किस कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। और मैं मंच पे पहुंचा हूं तो लोग रुक ही नहीं रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे और जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ भाई कोविड का टाइम है, हमको निकलना भी होगा, ज्यादा शोर शराबा मत करो। और मैं ब्लैंक एकदम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और जब मैं उस रात घर गया तो जब मैंने डिसाइड किया था मैं थिएटर नहीं करूंगा, उस रात में बहुत रोया। क्यों? इतनी वाहवाही मिल गई आपको? मुझे लगा अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ इससे ऊपर। अच्छा, उस दृश्य को मैंने देख लिया था जीवन में, जो मैंने कभी किसी नाटक में नहीं देखा था। बहुत सारे ग्रुप में काम किया था, 1 घंटे पहले आपका नाटक हाउसफुल है और ऑडियंस 45 मिनट तक खड़े होकर आपको चूम रही है, आपके पैरों को छू रही है। 60 साल के बुढ़े एक अंकल मेरे पैर छूने आए तो मैं बोला क्या आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि आपने क्या किया है। जैसे अभी हम लोग दुबई शो करने गए थे तो दुबई में एक लेडी बोल रही है कि आपने इस देश पे एहसान किया इस नाटक को कर लिख कर या कर। हाँ, मैं सर वही सवाल पाने वाला था भी आप दुबई गए थे शो करने के लिए, काफ़ी चर्चाओं में है, मैंने भी सुना है, लोग बता रहे हैं, तो वहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप दुबई वाला। बहुत अच्छा रहा। मैं बता रहा हूँ जो सबसे पहले अभी जो आपको अनुभव किया ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। दुबई देखिए, मेरा बहुत अच्छी तरह से मानना है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो 100% आपको बहुत दूर तक जाना होता है जी, एग्जैक्ट। तो दुबई तो एक शुरुआत है, अभी आगे मलेशिया भी जा रहे हैं, सिडनी भी जा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। तो अब मन ने स्वीकार लिया है। शुरू में थोड़ा सा लगता था अरे यार वहाँ शो करने जा रहे हैं। पहले जब मुंबई से भी बाहर हम शो करने कहीं जाते थे, बहुत शो किए पूरे स्टेट में, तो लगता था यार वहाँ शो करने जा रहे हैं, खुशी होती थी। अभी भी खुशी होती है, लेकिन अब लगता है सब कुछ नेचुरल है और नेचर है। जब आप काम कर रहे हैं तो आप ही तो जाओगे ना, दूसरा कौन जाएगा? जो काम करेगा वही जाएगा और कहीं भी जाएगा। तो दुबई का बहुत अच्छा अनुभव रहा। और दुबई में जो प्यार मिला है, वहाँ की शेख फैमिली आई थी, रॉयल फैमिली, और सिर्फ मेरे लिए नाटक देखने आए थे। किसी ने उनको बोला था कि देव आए इंडिया से और ऐसे नाटक करते हैं। एरम फरीदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अच्छी प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने स्पेशली उनको इन्वाइट किया तो वो आई।
आई शेप, और जैसे मिले मुझसे एकदम हक किया, फोटो भी कराया, तो लगा जैसे दुबई अपना घर है। सच बता रहा हूँ मैं, दुबई में मुझे सब अपना लगा। हाँ, कंफर्टेबल हो जाता है इंसान जब पूरी तरह से। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। तो आपको वहाँ से इनवाइट किया गया कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, या आप खुद गए वहाँ पे शो? वहाँ सीए एक फर्म है जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, उनका अपना एक सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी और भारत सरकार की कोलैबोरेशन में हम लोग को इनवाइट किया गया। जी, इनवाइट किया। ऑडियंस का फीडबैक क्या था? ऑडियंस का तो रिव्यू मैंने डाला है इस पर सोशल मीडिया पे। अरे मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इस नाटक के बाद जब लोग आपके पैर छूने लगते हैं, आपके हथेलियों को चूमने लगते हैं, तो आपको लगता है कि ऑडियंस को बोलने की ज़रूरत नहीं है, भावनाओं से बोल रही है, और भावनाओं को शब्दों की ज़रूरत थोड़ी होती है। हालांकि उन्होंने शब्दों में भी बोला है, बहुत ज़्यादा बोला है। कि क्या होता है कि अपने नाटक की तारीफ करना बड़ा अजीब सा लगता है। तो हाँ, वो सोशल मीडिया पे वो सारा पड़ा हुआ है, और सब देखेंगे। मैं भी देखूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं थिएटर का, तो सिलेबस क्या है आपका, किस तरह से आपने सिलेबस अपना बनाया? मेरा पर्सनली मानना है कि एक्टर का अपना एक प्रोसेस है। सिर्फ डायलॉग बोल देना भर एक्टिंग नहीं है, डायलॉग से पहले की भी अपनी एक जर्नी है। अगर मान लीजिए मुझे आपका करेक्टर करना है, डायलॉग पे आते हैं सीधा, अगर आपको कोई सीन दिया जा रहा है, मुझे आपका करेक्टर करना है, तो आपका बैठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपके जेस्चर पोस्चर्स, आपका इमोशन, आपकी बोली, आप किस तरह बोलते हैं, आपका उतार चढ़ाव आपकी बोली में कितना होता है, वो मैं सिर्फ आउटर ऑब्जर्वेशन तो कर सकता हूँ, आउटर। लेकिन अगर मैंने अपने पर तैयारी नहीं की है तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता आपके करेक्टर को। बिल्कुल, सिर्फ नकल कर से भी जानना जरूरी है पूरी तरह से। तो हमारा जो सिलेबस है, हम लोग ने जो सिलेबस डिजाइन किया है, 3 महीने का एक कोर्स अभी चल रहा है, कुछ जो 1 साल का है वो भी चल रहा है। 3 तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। एक हमारी कार्यशाला होती है जो 3 महीने की होती है, एक हमारा रेगुलर क्लास होती है जो ईयर की होती है, और एक हमारा रेसिडेंशियल एक्टिंग वर्कशॉप होती है जो हम ऋषिकेश के जंगलों में करते हैं। अच्छा। तो तीनों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है। जो 3 महीने की वर्कशॉप है उसका सिलेबस हमने डिजाइन किया है। सबसे पहले हम बॉडी पर वर्क कराते हैं। एक एक्टर के लिए उसका शरीर सबसे पहला टूल है, वो चले कैसे, बैठे कैसे, फिजिकली बॉडी पे, बॉडी मूवमेंट पे। बिल्कुल। देखो ये सीधा से, ये इस कप में अभी कॉफी है जी, लेकिन अगर आपको इसमें दूध पीना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले कॉफी को निकालना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको शहद पीना है तो फिर आपको दूध को निकालना पड़ेगा, तो पहले खाली तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली बॉडी कैसे नेचुरल हो ताकि किसी भी तरह के शरीर में प्रवेश कर सके, किसी भी तरह की शरीर को पकड़ सके, उसके लिए बॉडी पे पूरा वर्क होता है। तो थांगटा होता है, कलरी पट्टी होता है, हम लोग जिम्नास्ट की क्लास कराते हैं, और टॉप फैकल्टी इंडिया के लोग आते हैं, जैसे गुरु विश्वजीत सर थांगटा के लिए आते हैं, कलरी के लिए अलग टीचर है, जिम्नास्ट के लिए गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया का। तो ये सारे लोग आते हैं। जब ये बॉडी हमारी ठीक हो जाती है, देन हम उसके बाद हम लोग ब्रीदिंग पे काम कराते हैं, क्योंकि एक एक्टर के लिए वॉइस से पहले ब्रीदिंग, क्योंकि आपको पॉज लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हैं जो अलग अलग तरह से हम लोग काम करते हैं, उनको स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ब्रीदिंग की, जो एक्टर के लिए भी अच्छी रहती है, और कोई आम इंसान भी अगर ब्रीदिंग पे काम करे तो उसके जीवन के लिए भी अच्छी रहती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उससे फोकस बढ़ता है, बहुत सारी चीजें में मदद करती है। ब्रीदिंग के बाद हम लोग वॉइस पे आते हैं, फिर वॉइस पे काम करते हैं। वॉइस के बाद हम लोग उच्चारण पे आते हैं, उच्चारण पे काम करते हैं। उच्चारण के बाद हम लोग डायलॉग डिलीवरी पे आते हैं, स्पीच वर्क पे आते हैं, स्पीच कैसे बोला जाए, मॉड्यूलेशन पे आते हैं, ये वर्क होता है। उसके बाद हम इमोशन पे आते हैं, देन हमारा कैरेक्टराइजेशन शुरू होता है। पूरा प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन के बाद हम लोग फिर आते हैं कैमरा एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग पे। टेक्निकली हम वो बताते हैं कि कैमरा एक्टिंग क्या है, बिल्कुल। देन उसके बाद सीन वर्क पे आते हैं, कुछ इंटेंस हमारी क्लास होती है, लास्ट में हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इस तरह का हमारा एक सिलेबस है जो हमने डिजाइन किया है, और इसमें अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे कैरेक्टराइजेशन कोई अगर कराएगा तो अलग टीचर कराएगा। राहिल भारद्वाज आते हैं, सुरेश भारद्वाज जी की बेटी भी है, एनएसडी पास आउट है। उसके बाद बॉडी वर्क एक अलग टीचर कराता है, और इंटेंस क्लास कुछ अलग टीचर कराता है, वॉइस की अलग टीचर कराता है। तो सब्जेक्ट हमने बना रखे हैं अलग अलग, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। इसके बाद मास्टर क्लास होती है, जैसे मास्टर क्लास में आदरणीय प्रसन्ना सर कभी आते हैं, अभी आलोक चटर्जी आ रहे हैं, और प्रवीर गुहा सर आते हैं, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी आते हैं, रोबिन दास सर आ चुके हैं। तो बहुत सारे गुरु लोग हैं हमारे जो महारथी हैं। हाँ, राजेश तिवारी जी, बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं अलग अलग मास्टर क्लास के लिए, भूमकेश्वर सिंह छाव के लिए, सब आते रहते हैं। तो सर जैसे हम सुनते हैं, मैं भी जैसे इंटरव्यू देखता हूँ किसी एक्टर का, तो मेथड एक्टिंग के बारे में बहुत बातें होती है। मेथड एक्टिंग क्या है सर?
देखिए मेथड एक्टिंग की बात, मेथड का मतलब होता है सिद्धांत। जिस तरह के आप सिद्धांत बनाते हैं वो एक मेथड बन जाता है। तो दुनिया में, वर्ल्ड में दो ही तरह के मेथड काम करते हैं। एक मेथड जो काम करता है, जिसको नाट्य शास्त्र ने बहुत अच्छे से बताया, वो है कि आप आउटर जाओ करेक्टर में, आप अपनी बॉडी पे अच्छे से काम कर लो, अपने इमोशन पे अच्छे से काम कर लो, अपनी वॉइस पे काम अच्छे से कर लो, करेक्टर को समझो और कर दो, ठीक है। दूसरा स्टेनिस्लॉवस्की बोलते हैं कि आप अंदर से जाओ, इंटरनल जर्नी करो, उसकी डिटेलिंग में जाओ, पूरा वो कहाँ जन्मा था, कैसे जन्मा था, जन्म से पहले उसके माँ बाप कैसे रहते थे, पूरा उसका एक बैक स्टोरी पूरी। हाँ, तो कहते हैं पूरा टिल टू एंड पूरा एक बैक स्टोरी बनाओ। तो दो तरह के प्रोसेस काम करते हैं, मुझे लगता है दोनों परफेक्ट है अपनी जगह। आपके पास समय है तो आप उस मेथड से काम करो, लेकिन दोनों के लिए जरूरी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो दोनों के लिए जरूरी है, वो तो मस्ट है सर। क्योंकि आप फील चलो यहाँ कर लेंगे, लेकिन आपकी बॉडी मूव ही नहीं करती है तो क्या करेंगे। और अगर आपकी बॉडी मूव करती है, चलो आपने बॉडी पे ज्यादा वर्क किया लेकिन फील नहीं आता है, तो फील तो लाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये दोनों मेथड तो मुझे एक दूसरे के पूरक लगते हैं, और मुझे लगता है कि मेथड एक्टिंग या जो मेथड एक्टिंग नहीं है, ये सब दोनों एक ही है। मतलब ये मेथड एक्टिंग में 5 Ws आते हैं शायद। अब वो देखो क्या है, वो सब एक स्टेनिस्लॉवस्की ने एक प्रोसेस बना दिया है कि एक्टर प्रिपेयर के फलाना ठिकाना के ये ठिकाना। मैं आपको नाट्य शास्त्र के बारे में बता देता हूँ, सब 5W उसी में सब लिखे हुए हैं। नाट्य शास्त्र में जब हम बात करते हैं, एक श्लोक है जब तो नहीं, विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी जब सब मिलते हैं तीनों, तो रस की निष्पत्ति होती है, रस ऑडियंस तक पहुंचता है। उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया कि रस क्या है, उसके बाद बताया भाव क्या है, उसके बाद बताया कि अनुभव क्या है। अनुभव क्या है, जो रिएक्ट करना होता है। तो दो तरह के रिएक्ट की बात की गई है उन्होंने, एक सात्विक और एक कायिक। सात्विक मतलब इंटरनल वही, कायिक मतलब बॉडी से किया जाने वाला, ठीक है ना। तो सात्विक मतलब ट्रुथनेस जो अंदर से आता है, और कायिक मतलब बाहर से। तो सात्विक की जो बात करते हैं हम लोग, स्टेनिस्लॉवस्की का मेथड एक्टिंग है, नाट्यशास्त्र में सब लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नाट्यशास्त्र से लिख कर गए वो जी। और जिस कायिक की हम बात कर रहे हैं वो ब्रेख्ट की थ्योरी है पूरी तरह से, ब्रेख्ट उसी थ्योरी की बात करते हैं। तो मैं इसलिए ज्यादा स्टेनिस्लॉवस्की के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता मेथड एक्टिंग, क्योंकि मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। जब हमारे भारत में सात्विक अपने लिखा हुआ है, तो हम क्यों 5Ws या मेथड एक्टिंग की बात करें। वो तो सब हमारे यहाँ पहले से था। पर का है प्रवेश चैप्टर है हमारे यहाँ, जो स्टेनिस्लॉवस्की बोलते हैं एंट्री इनटू द कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर कैसे प्रवेश करें। पर का है प्रवेश हमारे यहाँ हजारों सालों से होता है। तो अब तो अपनी परंपरा की बात करेंगे ना। हम स्टेनिस्लॉवस्की को नहीं नकारते, ना कभी नकार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा है चीजों को बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरह से दुनिया के सामने रखा है। हमारी चीजें तो दब गई थी, लेकिन हम अपनी चीजों को नहीं नकार सकते। हाँ, वो तो है। हमारी चीजें हमारा धन है, असली हीरा तो हमारा नाट्य शास्त्र है ना। सर, जैसे आदरणीय इरफान खान साहब थे, हम उनके बारे में सुनते हैं कि उनका एक तरीका था, किसी भी डायलॉग डिलीवरी करते थे, प्रेग्नेंट पोज वो यूज करते थे। सर, प्रेग्नेंट पोज क्या होता है? देखिए क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना, जैसे देवानंद सर का अपना एक स्टाइल रहा, राजेश खन्ना जी का अपना एक स्टाइल रहा। कुछ एक्टर अपनी एक्टिंग में कुछ नयापन या अपनी कहें कि अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए अपने कुछ जेस्चर डिसाइड करते हैं, उससे उनकी आइडेंटिटी डिसाइड होती है कि ये व्यक्ति है। और इस तरह का जैसे अपने थे शत्रुघ्न सिन्हा, वो जो करते थे, वो डायलॉग था जो अलग तरह से बोलते थे करके, वो अमिताभ जी का ये हाल का एक स्टाइल पैटर्न बन गया। तो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। मुझे लगता है वैसे तो क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो हो सकता है किसी कैरेक्टर के लिए क्रिएट किया जाए तो ठीक है। हाँ। लेकिन सब में अगर सेम ही आ रहा है तो मुझे लगता है कि फिर कैरेक्टर क्या बदल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इरफान खान सर गलत थे, वो तो महान अभिनेता है। हाँ, हमारे तो आदरणीय है वो, मैं उनको नहीं नकार रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग चीजें ही दिखनी चाहिए, तब तो मजा है। सब अलग, क्योंकि बहुत सारे एक्टर को हम लोग देखते हैं जो स्टार्टिंग में हमने उनकी फिल्म देखी और आज देखी, तो ऐसा लगता है कभी कभी 2-3 फिल्में देखने तक लगता है बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेम ही लग रहा है। सेम ही नाम लेना गलत है, नाम नहीं लेना है, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं। बिल्कुल, आप भी इंडस्ट्री में वैसे हैं, बहुत सारे लोग, सच बात है। पर जहाँ तक है कि हर कैरेक्टर एक अलग होता है, आपका बैठने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तो किरदार भी एक अलग अलग जिंदगी से उठ के आता है, तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से
आइडेंटिफाई किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए तो आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है ना, क्योंकि 4 पार्ट जो अभिनय का बोला गया है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ये जो चारों पार्ट है, ये चारों पार्ट तो करेक्टर की बात करते हैं ना। आंगिक यानी कि शरीर कैसा हो एक अभिनेता का, या करेक्टर का शरीर कैसा हो, उसमें मुखज अभिनय, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे आते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपका जीवन जो जिस तरह से गुजरा है, आपका जीवन अपना एक जीवन रहा होगा, जहाँ जिस परिवार में, जिस कास्ट में, जिस रिलीजन में, जिस स्टेट में जन्मे, वो गुण दोष लेके आप चल रहे हैं, तो आप जो रिएक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका वो शामिल रहेगा उसमें। तो आपका अपना एक स्थायी भाव बन जाता है, आपका बेसिक नेचर जिसे हम बोलते हैं। मेरा अपना एक बेसिक नेचर है, सबका बेसिक नेचर है ना। तो जब अगर मुझे करेक्टर करना है तो बेसिक नेचर भी तो जानना होगा ना। तो बेसिक नेचर जानने के लिए आपको अगर मुखज अभिनय करना है, यानी कि चेहरे पे एक्सप्रेशन लाने हैं, तो ये फेस ना मसल्स होती हैं जी, और ये मसल्स रोज बनती हैं, जिन्हें नथ कोशिकाएं बोलते हैं, और रोज मिटती हैं जी। तो जब आप एक ही तरह की चीजें सोचते हैं तो ये मसल्स में वो आपकी मेमोरी फिट हो जाती है। जैसे अगर हम भगत सिंह का चित्र बनाएं तो उनको वीर रस में बनाना पड़ेगा, श्रृंगार में बना दिया तो कोई नहीं मानेगा भगत सिंह है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिफाइन होगी कि वो व्यक्ति वीर है। कृष्ण का बनाए तो श्रृंगार आएगा। अभी वीर रस की आप बात करें, मेरे दिमाग में वीर रस के बारे में है। तो वीर रस में भी मैंने सुना कि 3 होते हैं, कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर। तो वीरता भी एक वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने वाला ही वीर है, वो मैं उसको 9 उसमें डिवाइड करता हूँ जी। थोड़ा बताइए उसके बारे में। क्योंकि हर आदमी, जैसे अगर हम बात करें श्रृंगार की बात करें तो 1 नंबर श्रृंगार से अगर शुरू करें तो किसी को देखा और कुछ हुआ, यहाँ बटरफ्लाई कुछ हुआ हल्का सा, लेकिन कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद आप उसको जाके प्रपोज कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो हमेशा होता है, कभी ट्रेन में होता है, कभी क्लब में होता है, कभी किसी शो के बाद किसी को देख के हो जाता है, किसी को शो में देखते हुए हो जाता है, किसी हीरोइन को देख के कुछ हो जाता है। ये कुछ यहीं तक है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इमोशन सबसे पहले आपके दिल में ही आता है जी, ठीक है ना। उसके बाद जब उधर से भी कुछ हो जाता है, दूसरे व्यक्ति ने भी आपको देख लिया और वो उसके अंदर भी कुछ हुआ, तो ये कनेक्ट हो गया, ऐसे होता है रिएक्ट करना। तो क्योंकि एक्टिंग एक व्यक्ति से नहीं होती, जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा उसमें रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, अब 2 नंबर का हो गया, अब 2 नंबर का, उसके बाद तो दूसरे दिन मिले, पता चला कि उसने बोल दिया कि उसका तो बॉयफ्रेंड है, तो तोते उड़ गए, खत्म हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ? इसलिए नुकसान नहीं हुआ कि ठीक है यार, ऐसा तो 1000 बार होता है, कितना बार प्यार होता है, लेकिन दोबारा मिले, हाय हेलो हुई, नंबर का आदान प्रदान हुआ, घूमने फिरने लगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्यार बिल्ड होने लगा। तो जो इमोशन दिल में था वो धीरे धीरे आपके को उससे नाड़ियों से ब्लड से पूरी बॉडी में आपके आने लगा। और जब पूरी बॉडी में आ गया, 5 से 6 नंबर पे आपका इमोशन पहुंच गया और आपके अंदर अब आ गया कि अब तो मुझे प्रपोज करना ही है, और तब आपने प्रपोज किया और उस व्यक्ति ने मना किया, तो आप जो रिएक्ट करेंगे वो अपने स्थायी भाव के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, जैसे आप सच में थे। अभी तो आपने इम्प्रेस करने के लिए उसको एक्टिंग किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अच्छे बनने की कोशिश की। हाँ, एक अलग ही तरीका दिखाता है इंसान पहले जब प्यार में कि यार अच्छे कपड़े पहनेगा, बाल काटेगा, दोस्तों की बाइक मांगेगा, टी-शर्ट मांगेगा, ये करेक्टर के लिए भी डिजाइन है। लेकिन जैसे उसने रिएक्ट किया, लड़की ने बोल दिया कि सॉरी मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, या बोला कि सॉरी मैं इसमें नहीं फंसना चाहती, करियर पे मेरा ज्यादा ध्यान है। तो सर आप, मैंने सुना कि थिएटर शोज रिकॉर्ड करके कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हाँ, मुझे बताएं इसके बारे में। नहीं, उसको हम लोग गुप्त रखते हैं। थोड़ा सा कुछ बताइए किस तरह से कुछ ओटीटी के लिए अप्रोच करना है जी। देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हम लोग धीरे धीरे बदले ना, अब समय बदल गया, अभी किसी के पास इतना समय नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि हम थिएटर बंद कर रहे हैं, हिसाब से आप बोलना चाह रहे कि थिएटर स्टूडियो में, ऑडिटोरियम में आके कुछ शोज देखे, इसके लिए आप उनको मोबाइल पे या घर में टीवी में मुहैया कराना कि देखिए, हाँ, हम उसको वैसे बिल्कुल थिएटर की तरह ही शूट करना चाहते हैं। बेसिकली मेरा मानना ये है कि हम नाटक करते हैं, 350 लोग देखते हैं, और एक नाटक में इतना पैसा खर्च होता है, सब कुछ खर्च होता है, 350 लोग देखने के बाद नाटक बंद हो गया, अब दूसरा नाटक उठाते हैं, तो एक नाटक तो बंद हो गया। तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया, 1-2 महीने जो हमने तैयारी की वो खराब गई। तो अब उस नाटक का मंचन करें हम, उसके बाद उस नाटक को शूट करें, तो लोग चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर मंच पे देखने का मन है तो मंच पे भी देखो भाई। तो नाटक का डबल फायदा हुआ, अभिनेताओं का डबल फायदा हुआ, स्टोरी का डबल फायदा होगा। जी, मतलब शूट भी होके, रिकॉर्ड भी बिल्कुल, कि नाटक बंद नहीं करना चाहते,
दोनों तरह से देख सकते हैं। किसी का मन है भाई फेस्टिवल करना चाहते हैं, बोलो भाई पूरा नाटक देख ले, क्योंकि नाटक का जो टेस्ट है वो तो मंच पे ही आएगा, वो तो मंच पे ही आएगा। तो यहाँ अगर मोबाइल पे कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं वो नाटक की बात या उनके अभिनेताओं की बात दूर तक जाएगी। जो नाटक एक ही शो में बंद हो जाता है, 500 शो में बंद हो जाता है, तो चलता रहेगा यार, लाख लोगों तक पहुंचेगा, उससे अच्छा क्या है, वो हमेशा चलता है। हाँ। सर जैसे मैंने सुना कि आपकी एक फिल्म आ रही है, आपका अच्छा किरदार रहा उसमें, तो उसके बारे में बताएंगे, स्टोरी क्या है और कब रिलीज होने वाली, थोड़ा सा ब्रीफ सर अगर डिस्क्लोज करना चाहें आप तो। बेसिकली कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है और बांग्लादेश की एक लड़की जो इंडिया आती है, हिंदू लड़की, उसकी कहानी है। सोहनी समथिंग नाम की लड़की है वो, और वो यहाँ आती है, उसको लेकर कहानी है। फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। मेरा करेक्टर इसमें बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव करेक्टर है और इकलौता पॉजिटिव करेक्टर मैं ही हूँ इसमें। बाकी लड़की भी है लीड में जो है, लेकिन बाकी सब नेगेटिव करेक्टर में, और सबके दो दो चेहरे हैं सबके उस फिल्म में। करेक्ट, सब सारे जितने भी करेक्टर हैं सबके दो दो चेहरे हैं। दो दो चेहरे मतलब बाहर से दिखाने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है, करेक्टर के, एक्टर के नहीं। मैं इकलौता ऐसा हूँ जैसा बाहर से हूँ वैसा ही अंदर से। तो बहुत पॉजिटिव करेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि फिल्म कैसा है। 30 अगस्त को रिलीज हो रही है सिनेपोलिस में, तो जरूर जाइए। जरूर सर अभी हम खात्मे की ओर चलते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि थिएटर को लेके आपके क्या गोल्स हैं, आप थिएटर को कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हैं? बेसिकली तो देखा जाए तो थिएटर गुरु ने इतना बढ़ा दिया है, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, तो हम तो बस छोटा सा एक और कदम बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, जो कुछ छोड़ कर गए हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, हबीब तनवीर साहब, शंभू मित्रा जी, रतन थियम सर जो कर रहे हैं जिस तरह, पाणिखट सर, निरंजन गोस्वामी जी, रविंद्र दास सर, प्रसन्ना सर, आलोक चटर्जी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अरविंद गौड़ जी, प्रवीर गुआ सर, जितने बड़े लोगों ने अपना योगदान रंगमंच के लिए दिया है, हम पता नहीं उतना दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो तो नहीं पता। हम तो उनके पद चिन्हों पर बस चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहता हूँ। मैं ना इस जब भारतीय रंगमंच की जब बात आती है कि भारतीय रंगमंच, तो भारतीय रंगमंच है क्या जी? क्योंकि कहीं ना कहीं गुजराती कमर्शियल अपने में अलग बटा हुआ है, मराठी अपने में अलग बटा हुआ है, बंगाली अलग है, हिंदी अलग है, पंजाबी अलग बटा हुआ है। तो भारतीय रंगमंच की अवधारणा कैसे सिद्ध हो, तो उसके लिए मैं एक घुमंतू रंगमंच कार्यशाला लगातार करता रहा हूँ। मैं अपनी पार्टनर, अपनी होने वाली वाइफ बेला के साथ, बेला बारोट के साथ हम लोग बुलेट पे निकलते रहे हैं और हर शहर में जाकर, बहुत सारे शहरों में अभी तक गए, अलग अलग स्टेट में जाते हैं। वहाँ 3 दिन की हम कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप, जो संस्कृति कल्चर को वहाँ के प्रमोट करे, वहाँ का जो लोकल कल्चर, संस्कृति, सभ्यता है। और फिर वहाँ हम एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हमने माँ थिएटर का नाम दिया है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे माँ थिएटर सूरत, माँ थिएटर वडोदरा, माँ थिएटर अहमदाबाद, माँ थिएटर भीलवाड़ा, माँ थिएटर हिसार, माँ थिएटर चंडीगढ़, माँ थिएटर अम्बाला, माँ थिएटर रांची, माँ थिएटर हजारीबाग, ऐसे बहुत सारे बने हुए अलग अलग शहर। तो मेरा सोचना है कि तकरीबन 300 शहरों में जब मैं माँ थिएटर स्थापित कर दूंगा, मैं और बेला हम लोग मिलके, तो 300 शहरों में माँ थिएटर स्थापित होने का मतलब है कि एक जगह अगर 30 लोग काम करते हैं या वर्कशॉप करते हैं, तो 30 से 300 कितने हो गए? तकरीबन 30,000 के करीब हो गए। 30,000 में 15,000 लोगों को ऐसे ही छोड़ दो। 15,000 लोग ऐसे ही होते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, मरे लोग होते हैं। तो अगर 15,000 लोगों के मैं टच में हूँ, जयपुर का कोई थिएटर ग्रुप, माँ थिएटर जयपुर का थिएटर ग्रुप अगर भीलवाड़ा में नाटक करना चाहता है, तो उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मुझे बोलेंगे, मैं माँ थिएटर भीलवाड़ा को कॉल करूंगा कि सारी व्यवस्था उनकी करा। ठीक है, कलकत्ता के किसी थिएटर ग्रुप को, माँ थिएटर कलकत्ता को अगर चंडीगढ़ में शो करना है, तो वो मुझे बोलेंगे और वहां मैं करा दूंगा। तो बीच का जो गवर्नमेंट का या जो आयोजकों का प्रोसेस है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, अलग अलग जा नहीं पाते, वो दीवार हट जाएगी। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रंगकर्मियों की है वो ये है, रंगकर्म क्यों कोई नहीं करना चाहता? क्योंकि पैसा नहीं है जी। बिल्कुल। और पैसा किसके लिए चाहिए? चलो खुद तो हम भूखे रह लेंगे, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन कल अगर मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, उनके लिए खर्चा कहाँ से आएगा? बिल्कुल।
तो बहुत टफ हो जाता है, तो आदमी पलायन करने पर मजबूर हो जाता है, कभी नौकरी करने लगता है, कभी फिल्म में चला जाता है। फिल्म करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं। जी। मेरा टारगेट ये है कि अगर हम लोग ये 300 शहरों को जोड़ पाए और 15,000 लोग हमसे कनेक्ट हो गए। मान लो मेरा बेटा स्कूल जाना चाहता है, उसकी फीस भरने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ग्रुप में डालेंगे मैसेज कि सबको 1-1 रुपये देना है डोनेशन। कितने हो गए? 15,000 हो गए, 15,000 लोगों के पास 15,000 का एक बच्चे का एडमिशन हो गया। सब लोग पैसे नहीं लेंगे, कोई सामर्थ्यवान भी होगा, थिएटर अच्छे लोग भी करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं, मतलब अच्छे लोग से मतलब पैसे वाले भी लोग करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। अब शादी करनी है किसी थिएटर वाले को अपनी बेटी की, वो मुझे सिर्फ एक मैसेज करेगा कि माँ परिवार की एक बेटी की शादी है, तो 15,000 लोगों को मैसेज जाएगा कि सबको बस 1,000 रुपये डोनेट करना है। क्राउड फंडिंग बोलते हैं सर, मतलब हमारे ग्रुप की, अपने परिवार की। तो 1,000 से 15,000 लोगों की कितने हो गए? 15 लाख। थिएटर वाले की बेटी की शादी धूमधाम से होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कोई बीमार हो जाता है थिएटर वाला, तो हम गवर्नमेंट के सामने हाथ पसारते हैं, गवर्नमेंट हमें मदद कर दे, गवर्नमेंट हमें मदद कर दे। हम क्यों मांगे मदद? हम क्यों हाथ पसारे? अपना परिवार इतना बड़ा है। बिल्कुल। तो हम, वो मुझे मैसेज करेंगे, मान लो कोई बीमार, मैं बीमार हो गया और मैंने आपको मैसेज किया, आप माँ थिएटर से है, कहीं से भी, तो आपको सारे ग्रुप में मैसेज डालना है कि देख फौजदार इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इनको 1 करोड़ की पैसे की जरूरत है, मान लो बड़ा अमाउंट बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, 5-5 हजार रुपए देने हैं बस सबको। 5,000 कितना बड़ा अमाउंट होता है, क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है। हो गया कांड जो हम चाहते थे। ये मेरी अवधारणा भारतीय रंगमंच की है, एक ये टारगेट है। दूसरा टारगेट, हम ऋषिकेश में एक अनादि ऊर्जा के नाम से एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। काफी टाइम से हमारा एक्टिंग का सपना चल रहा है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो पूरे वर्ल्ड का फ्री होगा। यहाँ पर रहोगे फ्री, खाओगे फ्री और पढ़ोगे फ्री। एनएसडी जो दिल्ली में, एनएसडी को तो चलो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, भारत सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ। हम किसी से ग्रांट नहीं लेंगे, हमारी उसकी योजनाएं हैं कि वो फंड कहाँ से आएगा। हम किसी से भीख भी नहीं मांगेंगे, लेकिन वहाँ दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट, एनएसडी का तो ये कि जो सेलेक्ट होते हैं वही वहाँ पढ़ सकते हैं, हमारे में ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट जब भी जाना चाहेगा वहाँ जा सकता है, बस खुद से खाना बनाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, वह ड्रिंक अलाउड नहीं होगी, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, कुछ चीजें हैं थोड़ी सी नहीं होगी। हाँ, बहुत बड़ा लाइसेंस रहेंगे, और वो अगर बन गया तो हम भारत का, हिंदुस्तान का एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना पाएंगे जो सच में कलाकारों के लिए होगा। आज हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एंट्री भी नहीं ले सकते क्योंकि गार्ड बाहर बैठे रहते हैं। एफटीआई में अंदर एंट्री नहीं कर सकते, बीएनए में कहीं एंट्री अंदर नहीं कर सकते बिना गार्ड के, और वो अपनी जगह राइट है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जो सच में कलाकारों के लिए हो, जिसमें सबका स्वागत हो। ऐसे बहुत सारे टीचरों से बात की है, प्रसन्ना सर, पीयूष मिश्रा जी, आलोक चटर्जी, जो वहाँ जाएंगे पढ़ाएंगे सारे बच्चों को, और वो भी फ्री पढ़ाएंगे, प्रवीण गुहा सर। तो ये एक ड्रीम है और आई होप ये ड्रीम पूरा होगा जल्दी। शुभकामनाएं उसके लिए, आपको जल्दी पूरा होगा। तो सर, हम अभी आप बात कर रहे थे अलग अलग लैंग्वेजेस की, तो उसमें एक संस्कृत भी आता है। सर, संस्कृत भाषा को या संस्कृत प्लेज को आजकल कितनी तवज्जो मिल रही है अभी? प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत अब पढ़ाई नहीं जा रही जी। जब संस्कृत हम पढ़ेंगे नहीं तो संस्कृत नाटक कैसे करेंगे जी? कुछ एक लोग थे जैसे कावलम पाणिकर सर केरल से थे, वो संस्कृत ड्रामा करते थे। अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे आदरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं जो नाट्य शास्त्र को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, संस्कृत ड्रामा को लेकर काम कर रहे हैं। ड्रामा कर नहीं रहे लेकिन ड्रामा पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक हैं भूमिकेश्वर सिंह जी, वो भी संस्कृत ड्रामाओं को लेकर काम करते हैं लगातार, मध्यम व्यायोग, कर्णभारम, सारी चीजें वही करते। स्वप्नवासव दत्ता, हमने भी लास्ट स्वप्नवासव दत्ता किया था, बास का लिखा हुआ नाटक संस्कृत का, लेकिन संस्कृत में नहीं किया जी, वो हिंदी में किया। हिंदी में भारत रत्न भार्गव जी ने उसका अनुवाद किया था और हम लोगों ने हिंदी में किया। तो प्रॉब्लम क्या है संस्कृत ड्रामा की कि संस्कृत बोल ही नहीं पाते हम ठीक से। तो संस्कृत बोल ही नहीं पाएंगे तो संस्कृत ड्रामा करेंगे कैसे? तो हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट तलाश लिया है कि हिंदी में कन्वर्ट करो और उसको करो, और ऐसे बहुत लोग कर ही रहे हैं। तो संस्कृत ड्रामा जो है सच में भारत का खजाना है, सच में भारत की शान है, क्योंकि जिस समय भास, कालिदास, भवभूति, इन लोगों ने जब ये नाटक लिखे, वो नाटक उस समय के हैं जब पूरा विश्व सुई भी नहीं बना रहा था और हम हवाई जहाज बना चुके थे जी। उस समय के वो नाटक हैं लिखे हुए जिनमें वर्णित होता है सारा कुछ। एक प्रॉब्लम संस्कृत नाटक की एक और बहुत बड़ी है, संस्कृत नाटक अपने अभिनेता से बहुत
ज्यादा चीजें मेहनत मांगता है, अथक अभ्यास मांगता है, बॉडी पे बहुत पकड़ मांगता है, वॉइस पे बहुत पकड़ मांगता है। वो सिंगर चाहता है, वो डांसर चाहता है, वो मार्शल आर्ट वाला चाहता है, वो जिम्नास्ट चाहता है। अब आजकल के अभिनेता वो सब करते नहीं है, उनको सिर्फ डायलॉग बोलने से फुर्सत मिल जाए, उसे याद कर ले ठीक से तभी काफी है। बॉडी को कैसे रिदम लाएं, कैसे ताल में बैठाएं, वो तो करते नहीं है। तो सर थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो न्यू कमर्स हैं और थिएटर करना चाह रहे हैं या एक्टिंग की दुनिया में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मत आइए। कोई भी चीज़ अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उस सब का एक मीनिंग होता है और उस मीनिंग को पूरा करने के लिए आपको एक स्टडी ट्रेनिंग करनी होती है। तो डॉक्टर बनना है तो आपको 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी और 4 साल में अगर आप फेल हो जाते तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, लिख नहीं सकते डॉक्टर। और अगर उसके बाद भी आप इलाज करते हैं फेल होने के बाद तो आपको झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है, आपको सच में डॉक्टर नहीं बोला जाता। तो अगर आपको झोला छाप एक्टर बनना है तब तो विदाउट ट्रेनिंग आप कीजिए, लेकिन अगर आपको ट्रेंड एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, इरफान खान सर जैसा अच्छा खिलाड़ी बनना, बड़ा एक्टर बनना है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, शरीर पर काम करना पड़ेगा, वॉइस को समझना पड़ेगा, इमोशन पर काम करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ से करेक्टर लें और दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा सा बहुत नेचुरल बनाना पड़ेगा, बनावटी नहीं। जो जैसा है उसको वैसा ही देखो ना यार, फिर आपको कुछ मिलेगा। अब आप उसमें ना जाने दुनिया भर की चीजें खोजने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसान को इंसान की तरह देखो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि सारे लोगों को जो थिएटर में आना चाहते हैं, जो फिल्म में आना चाहते हैं, भाई ट्रेनिंग करके आओ, वरना बहुत प्रॉब्लम है। बहुत भीड़ है बम्बई में, तो 100 लोगों में से 1% आदमी भी सफल नहीं है। सफल कुछ लोग तो इधर आते हैं रोज, अच्छी खासी तादाद में आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ टिक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। और हमारे कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि वो प्रॉपर ट्रेन नहीं होते, इधर आएंगे 2-4 दिन ऑडिशन की लाइन में लगेंगे, उनको लग रहा नहीं हो पाएगा तो भाग जाते हैं। बिल्कुल सच बात, ट्रेनिंग जरूरी है। मैं बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं चाय और बिस्किट के साथ लंच करता था इंडियन हैबिटेट सेंटर में। घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की यहाँ तक मैं पहुँचा, मैं जानता हूँ। हालांकि मैंने उस मेहनत को हमेशा एंजॉय किया, मैं उसको कभी संघर्ष नहीं बोलता, कभी स्ट्रगल नहीं बोलता। मैंने स्ट्रगल किया, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, प्रोसेस है सर, स्ट्रगल मैंने एंजॉय किया। अरे अगर मैं फुटपाथ पर सोया, अगर मुंबई में मैं एक कमरे में हम 5 लोगों के साथ रहे, तो यार मैंने चुना ना एक्टिंग। तो अगर आप एक्टिंग चुन रहे हो और आप एक्टिंग में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो, तो जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना दुखड़ा, अपना स्ट्रगल, अपना रोना किसी और को मत बताइए। आपने चुना है और कंप्लीट ट्रेनिंग करके आइए, तब तो गुरु सफल हो पाओगे, वरना तो फिर तो लोग घूम ही रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे इतनी सारी बातें करी, हमें अच्छा लगा। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में कि हम कैसे ग्रूम करें हमारे चैनल्स पे, वो क्या अपना फीडबैक दे सकते हैं? जिस तरह देखिए मीडियम बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है, समय बदलता है, मौसम बदल रहे हैं, मौसम भी एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही आपको भी समय के साथ और बदलते मौसम के साथ बदलना होगा। तो अब मीडियम सोशल मीडिया का है, क्रिएटिव दुनिया का है, तो आप सिनेमा या चैनल जिन पर आप बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको खगालिए। और जिस तरह से हमारे भाईजान ने हमसे बातें की हैं, लग रहा जैसे ये बातें कोई सवाल जवाब नहीं थे, ये सच में जीवन का एक प्रतिबिंब था। तो जीवन को जीवन की तरह देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and hit the bell icon.